चलिए और अब बात आज की अहम खबरों की। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश को कई सौगातें देंगे, जबकि कांग्रेस आज हाथरस मामले को लेकर प्रदेश में मौन सत्याग्रह करेगी। जवाब में बीजेपी भी प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर हल्ला बोलेगी और आज JEE एडवांस्ड का रिजल्ट भी आएगा। 4 बड़ी खबरें टीवी स्क्रीन पर। अजमेर से बड़ी खबर है, ऑटो में भीषण आग लगी और इसके बाद ऑटो में सवार सवारियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। ऑटो जलकर पूरी तरह राख। अजमेर के भिनाई कस्बे में बीती रात चलते ऑटो में अचानक आग लग गई। आग लगने से ऑटो में बैठे लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। लोगों ने तुरंत दमकल को सूचना दी और साथ ही थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। घटना भिनाई थाना क्षेत्र के बांदनवाड़ा गांव के पास की है। सूझबूझ के चलते बड़ा हादसा होने से टल गया और किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, लेकिन ऑटो पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। चलते ऑटो में आग लगी, द बर्निंग ऑटो की ये तस्वीरें। ऑटो में जो सवारियां मौजूद थी उन्होंने कूदकर बमुश्किल अपनी जान बचाई। इस आग में ऑटो पूरी तरह जलकर राख, बाल बाल बचे इस आग से ऑटो सवार। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। अजमेर से बड़ी खबर और बीकानेर से बड़ी खबर आ रही है, जहां बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र में लगी आग। ट्रांसपोर्ट कंपनी के गोदाम में आग लगी है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। आग से बताया जा रहा है लाखों का सामान जलकर राख हो चुका है। तस्वीरें बीकानेर की। आग पर काबू पाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। विक्रम जगरवाल बीकानेर से फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। विक्रम, फिलहाल क्या स्थिति, क्या आग पर काबू पा लिया गया है? जी बिल्कुल, जो ये भीषण आग आज सुबह लगी थी, एक ये ट्रांसपोर्ट का गोदाम है जिसके अंदर ये आग लगी है और अभी जो दमकल की गाड़ियां हैं वो मौके पर मौजूद है और लगभग करीब 5 दमकल की गाड़ियां जो है वो आग को काबू करने में जुटी हुई है। हालांकि कुछ हद तक अभी आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन फिर भी अभी जो माल है, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट का गोदाम है तो इसमें अलग अलग तरह के जो सामान रखे हुए थे और उसमें कुछ बैटरीज और कुछ सिलेंडर, छोटे सिलेंडर्स भी इसमें थे। उसकी वजह से जो है वो आग पूरी अभी तक जो है पूरी तरह से उस पर काबू नहीं पाया गया है। हालांकि दमकल विभाग के कर्मचारियों के साथ जो निजी टैंकर जो है उनको भी मंगाया गया है और पूरी तरह से आग पर जो है काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है और बीछवाल थाना पुलिस भी अब मौके पर। आपके कारणों का पता चल पाया विक्रम, किस तरह आग लगी? जी, आग के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है, क्योंकि जो प्रत्यक्षदर्शी है उसने जो हमें बताया उसके अनुसार जो करीब 8:15 बजे के करीब इस फैक्ट्री के अंदर, क्योंकि जो बैटरीज वगैरह रखी हुई थी तो इसमें पटाखों की तरह की आवाज सुनाई दी उसे और उसने ही सबसे पहले जो दमकल की। क्या कोई कर्मचारी मौजूद था अंदर जब ये हादसा हुआ? कल सुबह की घटना है, इसलिए अंदर तो कोई नहीं था क्योंकि पूरी तरह से वो गोडाउन है और वो पूरी तरह से पैक था। हालांकि कुछ तमाम जानकारी के लिए। चूरू जेल में सुरक्षा में सेंध, सेल में 5 मोबाइल मिले हैं। सर्च के दौरान ये मोबाइल मिले हैं जेल में से कैदियों के पास से। कोतवाली में अब मामला दर्ज कर लिया गया है। बड़ी खबर, चूरू जेल में सुरक्षा में सेंध लगी है। सर्चिंग के दौरान 5 मोबाइल फोन मिले हैं सेल में से। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। मामला इसके बाद दर्ज कर लिया गया है और अब जांच की जा रही है कि ये मोबाइल यहां पहुंचे कैसे। मनोज शर्मा चूरू से सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, ये पहली खबर नहीं है, पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आते रहे और जब जांच की जाती है तो जेल कर्मचारियों की ही मिलीभगत कहीं ना कहीं सामने आ जाती है। इस मामले में क्या सामने आ रहा है अब तक? बिल्कुल, ये पहली बार नहीं हुआ है। जो जिला जेल है इसके अंदर पहले भी कई बार मोबाइल भी मिल चुके हैं। इसके अलावा अभी पिछले 1 हफ्ते पहले की बात है कि एक युवक के द्वारा और जो तंबाकू उत्पाद है वो भी जेल के दीवार के ऊपर से फेंके जाने का प्रयास है वो किया जा रहा था। हालांकि उस समय उसको दबोच लिया गया था। और इसी तरह से जो जेल के अंदर आज 5 मोबाइल मिले हैं, बैटरी सहित ये 5 मोबाइल मिले हैं। जब जेल प्रशासन है उसके द्वारा सर्च अभियान चलाया गया, उस दौरान ये मोबाइल मिले और इसके बाद कोतवाली थाने के अंदर जो मामला है वो भी जो बंदी है जगदीश प्रजापत उसके खिलाफ दर्ज करवाया गया है जेल प्रहरी के द्वारा। हालांकि अभी तक इसके अंदर ये सामने नहीं आया कि किस तरह से
और जेल के अंदर ये मोबाइल है वो पहुंचे हैं। एक साथ 5 मोबाइल मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। निजी स्कूल फीस वसूली पर सुनवाई। जयपुर हाईकोर्ट में आज ये सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में आज मामले में अंतिम बहस होगी। सीजे इंद्रजीत महांती की खंडपीठ में सुनवाई होगी। 7 सितंबर के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिस पर आज सुनवाई कुछ ही देर बाद शुरू होगी। राज्य सरकार और सुनील समदरिया की अपील पर यह सुनवाई आज होने जा रही है। दोनों ने एकल पीठ के 7 सितंबर के आदेश को चुनौती दी है। हालांकि पिछली सुनवाई पर डीबी ने सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी थी। सिंगल बेंच ने 70% ट्यूशन फीस चार्ज के आदेश दिए थे। डबल बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी थी। 70% ट्यूशन फीस चार्जेस के आदेश दिए थे सिंगल बेंच ने, लेकिन अब इस पर डीबी की रोक के बाद आज इस पर फिर से सुनवाई होगी। बड़ी खबर, फीस वसूली मामले को लेकर आज अहम सुनवाई। निजी स्कूल फीस वसूली पर आज सुनवाई होगी जयपुर हाईकोर्ट में। सचिन कुमार मेरे सहयोगी जयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सचिन, आज सुनवाई होने जा रही है, अहम सुनवाई, और जिसका लाखों अभिभावकों को इंतजार था। कितने बजे ये सुनवाई शुरू होगी, क्या रहने वाला है आज? सुमित, अगर कोर्ट लिस्ट को देखें तो कोर्ट लिस्ट के हिसाब से तकरीबन 11 बजे के आसपास इस केस का नंबर आएगा सीजे की अदालत में। और जैसा कि पिछली सुनवाई जब हुई थी तो उसमें तय कर दिया गया था कि 5 तारीख को इस पूरे मामले में अंतिम सुनवाई होगी, यानी अंतिम बहस होगी। इस बहस की पूरी होने के बाद सीधा फैसला आएगा। अब ये तो नहीं कह सकते कि आज बहस पूरी हो जाएगी या फैसला सुना दिया जाएगा, लेकिन ये बात जरूर तय है कि अब इसके अंदर कोई भी अन्य तरह की औपचारिकता नहीं रह गई है। सभी पक्षों को अपना पक्ष रखना है, बहस करनी है। पहले जो याचिका करता है वो अपना पक्ष रखेंगे और उसके बाद जितने भी रेस्पोंडेंट यानी जो स्कूल की तरफ से लोग हैं वो सब अपना पक्ष रखेंगे। पिछली बार डॉक्टर अभिषेक मनु सिंह भी स्कूलों की तरफ से पेश हुए थे। देखना होगा कि क्या वो पैरवी करते हैं या कोई और अधिवक्ता आते हैं। इसके साथ ही अभिभावक कई ऐसे हैं जो मामले में इंटरव्यूनर बने हुए हैं, मामले से जुड़े हुए हैं, कि अलग अलग तरह के अभिभावक हैं, वो सब अपना पक्ष रखेंगे। तो मान के चला जा रहा है कि जो अंतिम सुनवाई है कम से कम 2 या 3 दिन चल सकती है, यानी आज अंतिम सुनवाई पूरी नहीं होगी। इस तरह के केसेज में अमूमन यही होता है। यही वजह है कि कोर्ट ने 9 तारीख तक अंतिम रोक लगा रखी, क्योंकि आज 5 तारीख है और 4 दिन है कोर्ट के पास इस पूरे मामले को सुनने के लिए और फैसला देने के लिए। तो ये मान के चला जा रहा है कि कम से कम 2 या 3 दिन इस पूरे मामले में कोर्ट विस्तृत सुनवाई करेगा और उसके बाद अपना कोई फैसला सुनाएगा। लेकिन ये बात तय हो गई है कि अब इस पूरे मामले का जो हल है वो कोर्ट की तरफ से ही निकलेगा। कोर्ट का फैसला जो आएगा वो सभी पक्षों को मानना होगा। ठीक है, शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर, थोड़ी देर बाद JEE एडवांस का रिजल्ट भी आने वाला है। JEE.adv.ac.in पर नतीजे तमाम परीक्षार्थी अपने देख पाएंगे। कल से काउंसलिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। तो कुछ ही देर बाद JEE एडवांस का रिजल्ट। शाकिर अली कोटा से मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। काउंसलिंग की प्रक्रिया कल से शुरू होगी, लेकिन उससे पहले शाकिर, आज इंतजार किया जा रहा है और ये इंतजार थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगा तमाम परीक्षार्थियों का। जी बिल्कुल सुमित, काउंटडाउन शुरू हो गया है और जो टकटकी लगाए बैठे हैं रिजल्ट की वेबसाइट पर, कुछ ही पलों में रिजल्ट जारी हो जाएगा। और हम जहां पर हैं वहां कोटा है। ये कोटा क्योंकि इतिहास रचता आया है और इस बार भी इतिहास रचने की पूरी उम्मीदें कोटा से है। कोटा टॉप 10 में जगह बनाएगा, इस तरह की उम्मीद है। इसके साथ साथ टॉप 15 में भी कोटा अपनी जो है काबिलियत को एक बार फिर साबित करेगा, क्योंकि कोरोना संक्रमण के चलते कई सारी परेशानियां आई, लेकिन उन सब के बावजूद जिस तरह से कोचिंग संस्थानों ने दावा किया है कि कोटा एक बार फिर इतिहास रचेगा, तो चंद ही पलों में रिजल्ट आने वाला है और कुछ देर बाद ये रिजल्ट जारी हो जाएगा। 12,400 के करीब जो IIT की सीटें हैं, 23 देश की IITs हैं, उनमें जो है बच्चों का दाखिला होगा। और अभी 27 तारीख को ही परीक्षा JEE एडवांस की हुई है। रिजल्ट जारी हो गया है सर, आ गया? अभी नहीं आने वाला, अभी कुछ देर में रिजल्ट आने वाला है। और 27 तारीख को ये जो परीक्षा हुई है उसका ये रिजल्ट है। 1.5 लाख बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया था। और इससे पहले JEE मेंस का जो सेकंड टर्म का एग्जाम था, क्योंकि 2 बार परीक्षाएं पोस्टपोन्ड हुई थी, उसके बाद में 1 से 6 सितंबर तक ये परीक्षा आयोजित हुई और उसके बाद एडवांस के लिए 1.5 लाख बच्चों ने जो है हिस्सा लिया। तस्वीरें ये भी दिखाना चाहेंगे, जश्न की तैयारी है, मिठाइयाँ आ चुकी है, मालाएं आ चुकी है और
जिस तरह से रिजल्ट जारी होगा उसके बाद जो है कोटा, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद यहाँ जश्न की रवायत कई सालों से है। ये जो पोस्टर, ये जो तस्वीरें हैं पिछले सालों की, ये टॉपर्स की हैं और इस बार भी उम्मीद यही की जा रही है कि कोटा फिर इतिहास रचेगा। मैं इस वक्त एलन कोचिंग संस्थान में हूँ और मेरे साथ यहाँ के प्रतिनिधि नितेश शर्मा जी है। नितेश जी, कोटा फिर इतिहास रचेगा, पूरी उम्मीद है? ज़रूर ज़रूर, बच्चों ने जो मेहनत की है उसका परिणाम आज आने वाला है और पहले से बेहतर ही परिणाम आएंगे। कोटा ने हमेशा IIT-JEE नतीजे हो चाहे नीट हो उसमें अपना परचम लहराया और एलन के स्टूडेंट टॉप 100 टॉप 10 में आएंगे, ऐसी आशा है। तो एलन के स्टूडेंट टॉप 10 में आएंगे, टॉप 15 में भी जो जिस तरह की हमें जानकारी मिल रही है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि रिजल्ट जारी होने के बाद होगी, क्योंकि आंसर की आ चुकी है और उसके लिहाज से रिजल्ट के जो नतीजे हैं वो निकाल लिए जाते हैं। लेकिन जो आधिकारिक पुष्टि है, जो रैंक की पुष्टि है, वो कुछ देर बाद होगी। कुछ देर में ही रिजल्ट जारी हो जाएगा और कोटा फिर इतिहास रचेगा। और कोटा का इतिहास रचना इसलिए भी जरूरी है सुमित, क्योंकि कोचिंग सिटी कोटा का जो आर्थिक पहिया है वो कोचिंग से घूमता है। और जिस तरह से कोरोना काल में जिस तरह से कोचिंग पर जो साया पड़ा था, वो साया जो है वो कहीं ना कहीं उस साये के जो काले बादल हैं उनको ये नतीजे जो है पूरी तरह से धो देंगे। तो कुछ देर बाद रिजल्ट जारी हो जाएगा और उसके बाद कोटा एक बार फिर इतिहास रचता हुआ नजर आएगा। जश्न की यहाँ पर तैयारी की जा रही है। हालांकि कोरोना काल है, ऐसे में बच्चे जो है यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन जो भी बच्चा टॉपर्स होगा उन बच्चों को यहाँ पर बुला लिया जाएगा। एलन संस्थान की ओर से पूरी तैयारियां है और रिजल्ट की वेबसाइट पर लगातार टकटकी लगा करके जो यहाँ के काउंसलर हैं अमित आहूजा वो बैठे हुए हैं। पूरा स्टाफ जो है वो पूरी तरह से तैनात है और जल्द से जल्द रिजल्ट आने का इंतजार किया। तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्य में बजरी खनन पर सुनवाई, सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ये सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित किया गया है इस कमेटी को और आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये सुनवाई होगी। इसमें केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, राज्य सरकार की ओर से खनन विभाग के अधिकारी बजरी खनन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर करने वाले पक्ष रखेंगे। प्रदेश में 3 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने बजरी खनन बंद कर दिया था। न्यायालय ने राज्य सरकार से स्टडी रिपोर्ट मांगी थी। मामले में कई लोगों ने न्यायालय में SLP भी दायर कर दी। इस संबंध में सभी पक्षों की सुनवाई को लेकर CEC का गठन हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी का गठन किया था। अरबाज फोन लाइन पर मेरे सहयोगी फोन जुड़ गए हैं। अरबाज, एक अहम सुनवाई, 3 साल पहले रोक जरूर तो लगी, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, लेकिन अब तक आदेशों की, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना ही हम देख रहे हैं। आज सुनवाई होनी है, अहम सुनवाई, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए सुमित, सुप्रीम कोर्ट की जो CEC की कमेटी उन्होंने गठित की थी उसके सामने आज तमाम जो पक्ष हैं अलग अलग, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार की तरफ से खान अधिकारी जो हैं वो इसमें बाकायदा जो है हिस्सा ले रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। साथ ही साथ जिन लोगों ने SLP इसमें दायर करके ये कहा था कि जो पूरा मामला है राजस्थान में 2017 से आप देखिए लगातार बजरी की जो माइनिंग है उसके ऊपर रोक लगी हुई है। जो हालात हैं उसमें नतीजा ये सामने आ रहा है कि अब अवैध खनन बिल्कुल एक तरह से बेकाबू होता जा रहा है। आप देखिए कि जगह जगह अवैध खनन हो रहा है। ऐसे में जो राजस्थान सरकार के अधिकारी हैं उन्होंने इस बात पर अपनी एक अलग से जो है मांग रखने की आज बात कही है, जो कि हमारी SES है सुबोध अग्रवाल खान विभाग की, उनसे बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि हम वैध खनन के लिए CEC से गुहार लगाएंगे, एक एप्लीकेशन उनके सामने मूव करेंगे कि वैध खनन जो लीगलाइज तरीके से इस तरीके से अलाउ किया जाए ताकि जो अवैध खनन पर लगाम कसने में आसानी मिले। अभी हो क्या रहा है कि अवैध खनन के जो मुंह बोले, अगर मुंह मांगे जो दाम है वो दिए जा रहे हैं। ऐसे में उसकी जो मांग है लगातार बढ़ती जा रही है और जगह जगह टीमें गठन करने के बावजूद आप देखिए कभी ट्रैक्टर ट्रोले से कोई कर्मचारी कुचला जा रहा है, कभी कोई गार्ड कुचला जा रहा है। ये नौबतें सामने आती जा रही है। ऐसे में सुमित, कहीं ना कहीं लीगल तरीके से वैध खनन की मांग आज जो है राजस्थान का खान एवं पेट्रोलियम विभाग है जो रखेगा ताकि खनन के ऊपर जो बेकाबू होते हालात हैं उस पर कुछ काबू पाया जा सके। बाकी नतीजा क्या रहता है ये CEC की जो कमेटी है वो फैसला करेगी। ठीक है, शुक्रिया अरबाज तमाम जानकारी के लिए। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हाथरस पर चुप, माधोपुर पर
मौन और हाथरस पर क्यों है कोई चुप और कोई मौन। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब बात हाथरस मामले में सियासत अब तेज हो गई है। आज कांग्रेस मौन सत्याग्रह हाथरस मामले को लेकर कर रही है। यूपी सरकार के विरोध में यह सत्याग्रह है कांग्रेस का। आज 2 घंटे तक तमाम कांग्रेसी मौन सत्याग्रह करेंगे। 10 बजे से 12 बजे तक ये मौन सत्याग्रह चल रहा है। राजधानी जयपुर में एमआई रोड स्थित शहीद स्मारक पर मौन सत्याग्रह ये किया जा रहा है। कई मंत्री और वरिष्ठ नेता इसमें मौजूद। सभी जिला मुख्यालयों पर गांधी जी या अंबेडकर की प्रतिमा के पास मौन सत्याग्रह पर ये तमाम कांग्रेसी नेता। और ये 2 तस्वीरें मौन सत्याग्रह की। महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। अत्याचार और हैवानियत पर सियासत के 2 रंग दिखाई दिए। एक और जहां कांग्रेस प्रदेश में हो रहे महिलाओं के साथ दरिंदगी की अनदेखी करते हुए यूपी के हाथरस पर दुख व्यक्त कर रही है। और कल से यूपी सरकार के खिलाफ आज से यूपी सरकार के खिलाफ मौन सत्याग्रह कर रही है कांग्रेस। वहीं दूसरी ओर बीजेपी प्रदेश में महिलाओं के साथ हैवानियत और लचर कानून व्यवस्था के खिलाफ हल्ला बोल रही है और गवर्नर से मिलकर बिगड़ी कानून व्यवस्था में हस्तक्षेप करने की मांग भी की है। सवाल न्यूज 18 के बीजेपी नेताओं को हाथरस क्यों नहीं दिखाई देता है, क्यों नहीं जाते हैं वो हाथरस, और कांग्रेस नेता माधोपुर क्यों नहीं गए अब तक। ज्यादा दूर नहीं है सवाई माधोपुर। कैसी है ये राजनीति, रेप पर कब खत्म होगी तेरी मेरी राजनीति। वाली राजनीति के 2 रंग। हाथरस पर हाहाकार, माधोपुर में महापाप पर मौन। माधोपुर की बेटी को इंसाफ कब। मरुधरा में रेप पर नफा और नुकसान को तौलकर 2 रंग वाली राजनीति हो रही है। हाथरस कांड पर तो हाहाकार मचा है। हमदर्दी इतनी कि कांग्रेस ने यूपी सरकार के विरोध में सोमवार को पूरे प्रदेश में मौन सत्याग्रह का ऐलान किया है। तो बीजेपी भी जवाब में प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हल्ला बोलने के लिए तैयार है। लेकिन सच तो ये है कि सवाई माधोपुर में हुए महापाप पर कांग्रेस और बीजेपी का दोनों का दामन दागदार हुआ है। पीड़ित बेटी की ना तो कांग्रेस और ना ही बीजेपी का कोई नेता सुध लेने के लिए तैयार है। दुष्कर्म के मामलों पर भले ही राजनीति चमकाने की बात हो रही हो, अलग अलग पार्टियां अपनी अपनी बातें कर रही हों, लेकिन हकीकत तो ये है कि सवाई माधोपुर की इस पीड़िता के घर पर उसका हाल जानने के लिए किसी भी पार्टी का कोई नेता नहीं पहुंचा है। कारण है कि प्रदेश की दोनों बड़ी पार्टियों का दामन दागदार हुआ है। सवाई माधोपुर में हुए महापाप में पापी गैंग की मुख्य आरोपी और कांग्रेस सेवा दल महिला मोर्चा की पूर्व जिलाध्यक्ष पूजा उर्फ पूनम चौधरी से पार्टी ने पल्ला तो झाड़ लिया, लेकिन अब तक उसकी गिरफ्तारी तक नहीं हो पाई है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने महिला मोर्चा की पूर्व जिलाध्यक्ष सुनीता को न केवल पार्टी से बाहर निकाल दिया है, बल्कि वो पुलिस की गिरफ्त में भी आ चुकी है। प्रकरण को सामने आने के बाद भले ही पूजा और पूनम चौधरी से कांग्रेस ने पल्ला झाड़ लिया हो, लेकिन उनके शहर में लगे बैनर और पोस्टर और होर्डिंग कांग्रेस से उनके क्या संबंध थे उसको बयान करने के लिए काफी हैं। तो वहीं प्रकरण के सामने आने के बाद सुनीता भी भाजपा के रडार पर आ गई और भाजपा ने उनकी अनुशासन समिति ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। कांग्रेस और बीजेपी भले ही नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म मामले में अपना दामन बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन पापी गैंग के आरोपियों के बेनकाब होने का सिलसिला थम नहीं रहा। मिली जानकारी के मुताबिक पीड़िता ने पुलिस को एक और आवेदन देकर पापी गैंग के कुछ और लोगों के नाम बताए हैं। इस पूरे प्रकरण में 5 लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब पीड़िता ने एक और परिवाद पुलिस के समक्ष दायर किया है, जिसमें कुछ और लोगों के भी नाम लिए गए हैं जिन्होंने उस पीड़िता का देह शोषण किया है।
कुल मिलाकर अब ये कहा जा सकता है कि सवाई माधोपुर पुलिस की रडार पर अब आधा दर्जन से अधिक लोग और हैं जिनकी गिरफ्तारियां किया जाना अभी शेष है। पापी गैंग का डर्टी कनेक्शन कहां तक है, कितने और मासूम इस गैंग के चंगुल में फंसे हैं, इस पर पर्दा उठना अभी बाकी है। लेकिन रेप वाली सियासत में हाथरस की बेटी पर हंगामा और माधोपुर की बेटी पर चुप्पी क्यों? ये रेप वाली राजनीति के दो रंग नहीं तो क्या है? न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सवाई माधोपुर से भंवर पुष्पेंद्र की रिपोर्ट। चलिए, तो ये दोहरा रवैया क्यों, दोहरा रंग क्यों और क्या आज कांग्रेस के आंदोलन में चल रहा है? क्या 10 से 12 बजे तक मौन आंदोलन, मौन सत्याग्रह कांग्रेस कर रही है? ये तमाम बातें जानेंगे। मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, गोवर्धन चौधरी जयपुर से जुड़े हैं हमारे साथ और कपिल शिमाली उदयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों के पास में लौटूंगा, एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।